Following are the extracts from the financial statement of Sundays Trader Limited. संडे ट्रेडर्स लिमिटेड के उसने कुछ हमें एक्सट्रैक्ट्स गिवन किए हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 के। उसने हमें उसकी एसओएफपी गिवन की है, ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, ये पीपीई का है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है, ये स्टॉक इन ट्रेड का है, ये प्री पेमेंट्स का है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स का है और ये कैश का है। कैश वाले बैलेंस को हम थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं बिकॉज ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद है हमारे पास शेयर कैपिटल्स हैं, शेयर कैपिटल में इंक्रीज़ आ रहा है, शेयर प्रीमियम है, इसका हमें बनाना पड़ेगा कंबाइंड अकाउंट। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स पहले नेगेटिव बैलेंस था, मतलब डेबिट बैलेंस, अब उसका पॉजिटिव बैलेंस है तो हम ये भी ले लेंगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, फिर ट्रेड पेएबल्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़ हैं इसकी, ठीक है। उसके बाद हैं जी इसकी एक्रूड लाइबिलिटीज़, इंटरेस्ट पेएबल्स और करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, मतलब इस लॉन्ग टर्म लोन का जो करंट पोर्शन है उसने हमें ये गिवन किया है और ये टैक्सेशन की उसने प्रोविज़न गिवन की है। ऐसो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहता है कि उसकी सेल जितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल जितनी है, जीपी ये है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट और ये उसकी अदर इनकम है। यहाँ पे आ जाएगा इसका ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये टैक्स एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो चीज़ें इसमें ऐसा जितनी मुश्किल अभी तक उसने नहीं बताई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहता है कि 72% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट, कि ये जो सेल्स हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर हैं उसके 750 मिलियन विच वॉज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इन द रेशियो ऑफ 3:1। इस 750 मिलियन के जो एक्सपेंसेस थे वो इसने डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में दिए। 75% यहाँ पे गए हैं और 25% उसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर इसने क्या पंगा लिया है, ₹40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, उसमें 40 मिलियन का उसने लॉस डिक्लेयर किया हुआ है। द WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वॉज ₹152 की WDV थी और 40 का उसने लॉस डिक्लेयर किया है। इसका मतलब उसने कितने का बेचा होगा ये एसेट, उसने बेचा होगा 112 का, तो 112 क्या होगी इसकी सेल प्रोसीड्स होगी जो उसने डिस्पोजल किया है। हमारे लिए ये रेलेवेंट है, हमारे लिए ये 40 वाली फिगर है वो इररेलेवेंट होती है। फिर इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट भी हमारे लिए इररेलेवेंट फिगर होती है, हम इसको नहीं लेके चलते। फिर लोन इंस्टॉलमेंट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹1984, आपने 1984 का लोन की इंस्टॉलमेंट पे की है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इसको हम देख लेंगे। उसके अलावा अदर इनकम में उसने कहा है इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटेड टू ₹220 मिलियन, जो इसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज आया है वो 220 मिलियन का है। रेंट रिसीव जो उसको हुआ है वो 184 मिलियन का है और इस बारी STL ने जो इशूड किए हैं राइट इशू वो उसने प्रीमियम के ऊपर इशू किए हैं। तो ये सवाल है हमारा, ये सारे का सारा हमने डायरेक्ट मेथड से करना है। अब इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में जो डिफरेंस है जिस चीज़ का वो है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वाइल ऑन अदर हैंड जो हमारी फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी सेम होती हैं। तो सबसे पहले तो हम फिर इसको शुरू करते हैं। नाम क्या है इसका, संडे ट्रेडर्स लिमिटेड है, तो उसको यहाँ से देख लेते हैं। ये आ जाएगा संडे ट्रेडर्स लिमिटेड और ये आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, इसकी हमने बनानी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आ जाएंगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हम लिख लेते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
इधर आ जाएगा 2 कॉलम, रुपीज़ इन मिलियन हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ऑपरेटिंग में काम ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पे हमने एटलीस्ट 2 या 3 अकाउंट तो बनाने होंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स, उसके अलावा एक्सपेंसेस की, सैलरीज की पेमेंट के हमें अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग वगैरह इन्वॉल्व होगी। तो बेटर है कि हम इतनी वर्किंग में अभी से अपने आप को इन्वॉल्व करने के बजाय हम जो आसान एरियाज़ हैं हम उस पर मूव करते हैं। वो कौन कौन से होंगे? पहले होगा हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पे हम 2 कॉलम ले देंगे और दूसरी हमारी आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और उसके बाद हम सबसे अहम चीज़ लिखते हैं जिसके 1 या 2 नंबर होते हैं, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट स्टार्ट ऑफ ईयर। वो उसने हमें सवाल में गिवन किया होगा ओपनिंग कैश कितना था हमारा 480 और क्लोजिंग 194 है। तो हम लिख लेंगे 480 हमारा ओपनिंग कैश था और क्लोजिंग जो है हमारा एट एंड ऑफ ईयर वो है 194। तो ओपनिंग 480, क्लोजिंग 194, कितने का डिफरेंस आया अभी हम देख लेते हैं। $286। तो 286 का नेट डिक्रीज है इसका कैश फ्लोज का फॉर द ईयर। तो ये होगा इसका नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये इसका नेट डिक्रीज है साल का। अब जब हम अपनी तीनों एक्टिविटीज़ का सम करेंगे वो इस 286 नेगेटिव के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से हमारा किस तरह से क्या चीज़ होगी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इशुएंस ऑफ शेयर आता है। अगर डिविडेंड पेड यहाँ पे करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको ऑपरेटिंग में लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। रिपेमेंट ऑफ लोन्स वगैरह होती हैं इसमें आता है, और न्यू लोन्स वगैरह जो हमने एक्वायर किए होते हैं वो इसमें आता है। तो ये चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। पहले हम बनाते हैं, क्योंकि शेयर में इंक्रीज़ है और शेयर इशू भी है राइट के ऊपर, तो मेरे ख्याल से पहले हमें शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम अकाउंट बनाना चाहिए। शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम अकाउंट। अब इसका देखें जी ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास 3450 प्लस 1240, ये बनेगा हमारा 3450 प्लस 1240, ये बनेगा 4690 हमारा ओपनिंग बैलेंस है इसमें। क्लोजिंग बैलेंस है हमारा इसका 4650 प्लस 1600, तो ये आ जाएगा 4650 प्लस 1600, ये बनेगा 6250। आप अकाउंट क्लोज करो, आपको मिल जाएगा कितने आपने शेयर इशू किए हैं। 6250 लेस 4690, ये आएगा जी 1560। तो 1560 क्या है आपको जो आपने शेयर इशू किए हैं उससे अमाउंट रिसीव हुई है। तो आप यू कैन राइट इट प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर इशू कितना था 1560, तो आप लिख सकते हैं ये है 1560, ये है आपकी प्रोसीड्स फ्रॉम
शेयर इशू। उसके बाद डिविडेंड पेड वगैरह यहाँ पे है, इसने कोई डिविडेंड पे की है, डिविडेंड की इसने हमें बात बताई है, देख लेते हैं। डिविडेंड के लिए तो हमें रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, तो रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट से हम देखते हैं कि क्या डिविडेंड वगैरह पे हुआ है या नहीं हुआ। तो देखें, ओपनिंग आपका ये रिटेन्ड अर्निंग है, क्लोजिंग आपकी ये रिटेन्ड अर्निंग है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 3507 है। तो आप यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बना लें। अब यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग के अकाउंट में एक ही ट्रिकी पॉइंट है कि इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस है, और वो आ रहा है आपके इस साइड के ऊपर, वो कितना है 655। क्लोजिंग बैलेंस है आपका वो कितना है 1652। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था आपका 3507। तो आप क्लोज कर लें, आपको पता चलेगा आपने कितनी डिविडेंड की पेमेंट की है। तो अभी देख लेते हैं, 3507 लेस 655 लेस 1652, 1200 का आपने डिविडेंड पे किया है। तो अब ये आप इसको ऑपरेटिंग में लेके जा सकते हैं, आप इसको फाइनेंसिंग में लेके जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसको जहाँ पे लिखूँ ट्रीटमेंट मेरा ठीक होगा, मार्क्स मेरे नहीं कटेंगे। ये बहुत अच्छे से मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। तो हम इसको यहाँ पे लिख दें, अगर डिविडेंड पेड और ये 1200 से पेमेंट हो रही है तो जवाब मेरा गलत नहीं होगा। उसके बाद है लोन, क्योंकि इसकी यहाँ पे लोन का अकाउंट था जिसमें उसने लॉन्ग टर्म लोन भी है और शॉर्ट टर्म लोन भी है। तो आप इसका कंबाइंड अकाउंट भी बना सकते हैं, आप इसका सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हैं। अब देखें जी, उसने लोन का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 6523 और क्लोजिंग बैलेंस इसने दिया हुआ है हमें 6024। और इसने यहाँ पे लोन के बारे में बताइए कि लोन की आपने पेमेंट जो की है वो 1984 थी, जिसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल था। तो आप देखें, आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल का भी अकाउंट है, तो आपके पास इंटरेस्ट पेएबल का भी अकाउंट है, उसके अलावा आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है और आपके पास लोन भी है। तो अगर मेरे पास तीन चीज़ें हैं, लाइक आई नो व्हाट इज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस, मुझे इसका पता है, मुझे इंटरेस्ट की लाइबिलिटीज़ का पता है, तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट की पेमेंट है मैं वो निकाल सकता हूँ। फिर उसकी मदद से जो मेरा रीपेमेंट है लोन की वो एक्चुअल निकल सकती है। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना चाहें तो इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट है हमारा, ओपनिंग बैलेंस है 110, क्लोजिंग बैलेंस है 135, 110 135, ये है हमारा इंटरेस्ट का बैलेंस। इसने कहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर है 1210, 1210 हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक्सपेंस। आप क्लोज कर लो, 1210 जमा 110, ये बनेगा 1320, ये भी आ गया 1320। 1320 में से आप लेस कर लें 135, ये बनेगा 1185। तो 1185 की तो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट है। अब जो इसने हमें यहाँ पे लाइन बताई है, इसने कहा है कि लोन की इंस्टॉलमेंट आपने की है 1984 की, इसमें इंटरेस्ट शामिल था। अब इंटरेस्ट शामिल कितना था इसमें, कहाँ गया, 1185, तो 1984 लेस 1185, इसको आप करो तो आपके पास जवाब मिल जाएगा 1984 लेस 1185, 799 है आपका लोन रीपेमेंट। अब तीसरा इसमें चीज़ रह गई है, तीसरी इसमें मुझे
ये दो अमाउंट्स कंपेयर करके लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें पंगा होगा, तो हम फिर लोन का भी अकाउंट बनाते हैं और करंट और नॉन करंट पोर्शंस को हम इकट्ठा लेके चलेंगे। लोन ओपनिंग बैलेंस ले लें, लोन क्लोजिंग बैलेंस ले लें आप। ये है ओपनिंग 6523 प्लस 700, 6523 प्लस 700। क्लोजिंग है हमारे पास 6024 प्लस 850, 6024 प्लस 850। तो ये हमारे पास दो अकाउंट्स आ गए, 6523 प्लस 700 प्लस ये। यहाँ पे लोन की जो प्रिंसिपल अमाउंट रिपे हुई है वो भी लिख लो आप यहाँ पे। आप इस अकाउंट को क्लोज कर दो, आपको चल जाएगा पता क्या आपने कोई नया लोन लिया है या एग्जिस्टिंग लोन की रिपेमेंट की है। 6523 प्लस 700 करेंगे तो आ जाएगा 7223, और फिर 6024 प्लस 850 करेंगे, ये आ जाएगा 6847। 6847 प्लस 799, ये बनेगा 7673। ये भी आ गया 7673, इसमें से लेस किया हमने 7223, तो 450 है। ये है जी हमने जो न्यू लोन लिया है, जो न्यू लोन हमने एक्वायर किया, तो 450 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यू लोन एक्वायर्ड आ जाएगा। तो इसके अलावा तो कोई इसमें और ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 1560 लेस 1200 लेस 799 जमा 450, 1000 रुपये का नेट कैश फ्लो है हमारा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 1000 रुपये का आ रहा है। तो ये तो हमारी हो गई फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात। अब हम ज़रा इन्वेस्टिंग की बात करें। इन्वेस्टिंग में सिर्फ पीपी का ज़रा काम आ रहा है, जिसमें से मैंने एक यहाँ पे रीड करते हुए एक एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली थी, ये वाली सेल प्रोसीड्स की, कि उसको 40% का लॉस हुआ है डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट को, जिसकी WDV 152 थी। मतलब उसको जो कितने की सेल प्रोसीड थी वो हमने यहाँ पे निकाली थी कि 152 की उसकी है थी, 40 का लॉस, उसका मतलब 112 की उसने बेची है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी जो कि पढ़ते हुए लिख ली थी वो मैं अभी यहाँ पर लिख लूँगा, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपीई लिख देता हूँ कि 152 उसकी WDV थी, आपने 40 के लॉस पे बेची है, इसका मतलब आपको जो अमाउंट मिली है वो 112 रुपये मिली है। तो ये हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसने कहा रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ₹184 मिले, इसको रेंट रिसीव हुआ है, कैश डेबिट रेंटल इनकम क्रेडिट हुई होगी। तो जो रेंट रिसीव्ड है वो हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे। 184 मिलियन का इसमें आ जाएगा। उसके बाद 184 भी हो गया। अब पीपी के अकाउंट्स वगैरह रह गए, क्योंकि अब इसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हुई है 220 से, ये है फेयर वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट भी बना हुआ है। तो हम इसको ज़रा आप मेंटेन करते हैं, देखते हैं क्या कोई हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज तो नहीं की या कोई हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डिस्पोज तो नहीं की, बिकॉज उसकी वैल्यू में तो कमी वैल्यू में तो उसकी ज़्यादा आ रही है। देखना है कि वैल्यू ज़्यादा जो है वो किस वजह से हो रही है, ड्यू टू वैल्यू एप्रिसिएशन, ड्यू टू फेयर वैल्यू हो रही है, या ड्यू टू परचेजिंग उसकी वैल्यू में इंक्रीज आया, हमने वो देखना है।
तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट इजीली बना लेते हैं। साथ ही ओपनिंग है हमारे पास 1120, क्लोजिंग है हमारे पास 1800। फेयर वैल्यू इंक्रीज जो है था वो हमारा 220 मिलियन था। इसको हम क्लोज करते हैं 1800 लेस 1120 लेस 220। 460 की हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज़ की है। अगर बैलेंस शीट फिगर निकालें तो यहाँ पे आती है 460 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज है, तो ये नेट आउटफ्लो होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज, तो ये हमारा क्या है, आउटफ्लो है 460 का। इसके अलावा अब सिर्फ पीपी रह गया। पीपी का अकाउंट बनाते हैं। 7240 ओपनिंग बैलेंस है, 8555 क्लोजिंग बैलेंस है। ब्रॉड डाउन है हमारे पास 7240, कैरी डाउन है हमारे पास 855। अब इसकी ज़रा हम बातें करते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस 24 मिलियन का इसको चार्ज हुआ, हमने लिख लिया यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस 24 मिलियन का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ने हमें गिवन किया हुआ है 750 का। डेप्रिसिएशन इसकी है बट हमने वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है 750 की डेप्रिसिएशन आ गई। उसके अलावा ये डिस्पोजल भी तो है 152 मिलियन का, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्पोजल 152 का। तो लिख लेते हैं 24 प्लस 750 प्लस 152 प्लस 8555 9484। इसमें से लेस कर दो 240, ये बनेगा 2244। तो ये आ जाएगी हमारी जो इसकी नेट परचेजिंग है। तो ये आउटफ्लो होगा, ये भी हम लिख लेंगे 2244। ये है जी परचेज ऑफ पीपीई। इसको सम करोगे आपको नेट इनफ्लो या नेट आउटफ्लोज का मिल जाएगा कितना है उसका। तो इसका सम करते हैं, हमारे पास नेट इनफ्लो या आउटफ्लो आ जाएगा 2408 है। तो 2408 क्या आ रहा है हमारा नेट कैश आउटफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब हमारे पास रह गई सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और डायरेक्ट मेथड में सिर्फ जो चेंज है वो सिर्फ इसी की वजह से आता है कि इसमें हमने कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर लेने, कैश पेड टू सप्लायर्स और अदर पेमेंट्स जो कैश की हैं या कैश पेमेंट टू एक्सपेंसेस, वो लेनी है। तो 3 अकाउंट्स हमने मेनली बनाते हैं या 4, क्योंकि यहाँ पे सैलरीज की पेमेंट नहीं है इसलिए हम सैलरीज का अकाउंट सेपरेट नहीं बनाएंगे। हमारा आ जाएगा कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर का अकाउंट आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा कैश पेड टू सप्लायर्स का अकाउंट आ जाएगा, तीसरा हमारा अकाउंट आ जाएगा कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस का। ये 3 अकाउंट निकालेंगे, 3 वर्किंग आएगी। उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस आएगा उसे हम कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद हम लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड
और फिर हम यहाँ पे करेंगे टैक्स पेड। अब ये बड़ा अकाउंट है, ये बड़ा अकाउंट है, ये बड़ा अकाउंट है, दिमाग लगेगा। ये दो छोटे अकाउंट है, इसकी तो आप कम से कम आराम से फिगर निकाल सकते हो। अब इंटरेस्ट पेड जो है हमारा, वो हमने देखना है कितना है। तो भाई वो हमने इंटरेस्ट पेड एक्चुअल निकाल लिया हुआ है कि 1185 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटरेस्ट पेड मेरा है 1185, ऑलरेडी निकाल लिया है, इसलिए यहाँ पे लिख दो ताकि मार्क्स तो सिक्योर हों। उसके बाद है टैक्स पेड। अब देखिए टैक्स एक्सपेंस है, ये टैक्स की लाइबिलिटी है हमारी, कोई ओपनिंग या क्लोजिंग, ये है 230 उसका ओपनिंग बैलेंस है, 440 उसका क्लोजिंग बैलेंस है। टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है 1150। अब इसको सॉल्व कर लें, 230 प्लस 1150, ये हुआ 1380, इसमें से लेस कर दें 440, 940 जो है वो आपका टैक्स पेड आ रहा है। तो आप वो भी लिख लो। तो ये दो अकाउंट जो हैं वो तो आपने आसानी से बना के कर लिए। अभी तक मैंने ये 3 अकाउंट नहीं बनाए, तो मेरा 80% के करीब मेरा कैश फ्लो कंप्लीट हो चुका है। अभी 3 अकाउंट्स रह गए हमारे मेन लिए, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एक कैश पेड टू सप्लायर्स, और दूसरा जो अदर पेमेंट्स हैं उसकी बात हमने करनी है। तो अब हम इनके अकाउंट बनाते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम सप्लायर के। अकाउंट नंबर 1 होगा, वर्किंग नंबर 1, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। देखिए जी, सिंपल सी बात है, आप सेल्स पे देखें, सेल्स कितनी है आपकी 29,700। आप देखें आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में कितने का इजाफा हुआ है। ओपनिंग 3600 थे, क्लोजिंग कितने हो गए हैं 3800 हो गए। इसका मतलब आपने जो उधार पे सेल की हैं, जो उनसे आपने पैसे लेने हैं, 200 रुपये का इजाफा हुआ है। तो 200 रुपये का इजाफा हुआ है आपके रिसीवेबल्स में से, ये क्रेडिट की सेल्स होंगी, तो आप इसको यहाँ पे लेस कर दीजिएगा। फिर एक चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होती है, इसके बारे में आपने रेवेन्यू में डिस्कस करना है जाके। रेवेन्यू में हम देखते हैं कि समटाइम्स क्या होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं, पेमेंट वगैरह पकड़ लेते हैं, लेकिन हम टाइम ले लेते हैं कि हम इतने अरसे में आपको ये चीज़ कंप्लीट करके दे देंगे। तो हम जो पैसे पकड़ते हैं तो हम उसको ऐसा डाटा रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड होती है। जैसे जैसे हम काम करके देते जाते हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कम होती जाती है। तो जैसे जैसे हम काम कंप्लीट करते जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो हमारी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे हम काम पकड़ते जाएंगे हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होती होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब पैसा मैंने पकड़ लिया। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब मैंने काम करके दे दिया। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ओपनिंग 40 की, क्लोजिंग है 250 रुपये की, इसका मतलब इंक्रीज़ इन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी आया है। तो आप इसको एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं कि सेल्स कितनी थी आपकी, उसने बताई है हमारी सेल्स थी 29700। इसमें से फिर आप लेस करें इंक्रीज इन डेटर, वो हमने देखा कितना है, वो हमारा है 200 का, वो आप लेस कर दें और इसमें ऐड करें इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, और वो हमारी कितने सी थी 240 से थी, नहीं 240 से नहीं थी, वो ओपनिंग था उसका 40, क्लोजिंग का 250, 210 से हमारी लायबिलिटी में इंक्रीज आया है। तो 210 हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसको सॉल्व कर लो, आपको नेट कैश रसीट्स मिलेंगी कस्टमर से कितनी है 29,700 लेस 200 जमा 210, ये बनेगी 29,710। ये जो 29,710 है
ये हमारी नेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर है। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं कि लाइक उसने बताया है सेल्स हैं आपकी 29,700, उसने कहा है कि 72% ऑफ द सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब 29,700 का अगर हम 28% लें तो ये बनता है 8,316। 8,316 की हमने सेल्स की कैश के ऊपर, ये कैश सेल्स आ गई, और रिमेनिंग जो है हमारी लेस कर दें 29,700 से, ये हैं आपके 21,384 की क्रेडिट सेल्स। ये आपने उधार पे बेचेंगे। तो आप टी अकाउंट बनाएं, बेशक आप लिखें ओपनिंग डेटर, आप लिखें क्लोजिंग डेटर। जैसे ओपनिंग डेटर से आपके 3600 और वो 3800, 3600 और 3800, और यहाँ पे सेल्स फॉर द ईयर हैं आपकी 21384। आपसे क्लोज कर लें 3600 जमा 21384, ये बन गया 24984। इसमें से आप लेस कर लें 3800, 21184। ये है आपको कैश रिसीव्ड जो हुआ है आपके डेटर से। तो 21184 यहाँ पे आ जाएगा, 8316 यहाँ पे आ जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में आपका इंक्रीज आया है वो आपका कैश इनफ्लो होगा, वो 200 का आप बीच में ऐड कर दें। आप सम कर लें 21184 प्लस 8316 प्लस 200, 29,700 बनता है। तो हमने जो कैश इसका रिकॉर्ड किया है वो यही है 210, वो जहाँ पे 200 लिखा है वो 210 था। तो आप टी अकाउंट से कर लें या इस तरह से कर लें, आपका जो जवाब है वो सेम ही आएगा, 29,710 ही आएगा। तो टी अकाउंट से कर लें, इस तरह की मूवमेंट से रिकॉर्ड कर लें, आपके ऊपर है। दोनों तरीक़े से आपका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। उसके बाद आ रही कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर, आप उसकी वर्किंग नंबर 2 यहाँ बना सकते हैं। कैश पेड टू सप्लायर्स में आपका मेन जो चीज़ इन्वॉल्व होनी है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। आप देखें अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, वो है 15,750। लिख दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 15,750 है, मतलब इतने की इन्वेंट्री मैं बेच रहा हूँ। इसमें ऐड कर दो जो आपका इंक्रीज इन स्टॉक आया है। ओपनिंग स्टॉक कंपेयर करो, क्लोजिंग स्टॉक कंपेयर करो, जितने से इंक्रीज आया है वो इसमें क्या होगा, ऐड होगा, या जितने से डिक्रीज आया है वो इसमें लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्टॉक इन ट्रेड ओपनिंग था 4500 का, क्लोजिंग है आपका 4800 का, तो 300 का इसमें इंक्रीज आया है, वो इसमें ऐड करो। बिकॉज भाई साहब मैंने तो परचेजिंग की है, बट 300 की तो पेमेंट की होगी जो मेरे पास आज भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो जितना एक्सेस पे किया है वो भी इसमें ऐड करो। फिर आप चले जाएं ट्रेड लायबिलिटीज़ में। ट्रेड पेबल्स में देखें ओपनिंग बैलेंस कितना था, 5390। क्लोजिंग बैलेंस है आपका 3422। कितने का डिक्रीज आया है, 1968 का। डिक्रीज इन लायबिलिटी मतलब ये भी तो पेमेंट ही हुई है 1968 की, तो वो भी इसमें ऐड कर दो 1968। तो 1968 प्लस 300 प्लस 15,750, 18018 है असली कैश पेड टू सप्लायर। 18018 असली कैश पेड टू सप्लायर है। आप इसको अदर वे से भी कर सकते हैं। आप इन्वेंट्री का अकाउंट बनाएं, आप ट्रेड पेएबल्स का अकाउंट बनाएं। इसका जो कैश पेड होगा, इसका जो कैश पेड होगा, वो आपका उसका जवाब बराबर ही आएगा, 18,018 ही आएगा। तो आप करना चाहें तो आप उसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री का अकाउंट बना के और क्रेडिटर्स का अकाउंट बना के आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रह गई हमारे पास तीसरी चीज़ कि हमने जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं
उसकी जो पेमेंट वगैरह करनी है वो हमने यहाँ पे लेस करनी है। तो इसने हमें जो एक्सपेंसेस गिवन किए हैं, हम एक्सपेंसेस की लिस्ट बना लेते हैं। इसने हमें गिवन की है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 6185 और एडमिन कॉस्ट गिवन की है 2302। तो वर्किंग 3 हम देखते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है हमारी 6185। उसके अलावा एडमिन कॉस्ट है 2302। इसमें उसने कहा था कि उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है। अब डेप्रिसिएशन तो हमारा क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें से लेस करो। डेप्रिसिएशन इसने कितनी थी 750 की, वो हम इसमें से लेस करेंगे। फिर लॉस ऑन डिस्पोजल 40 का इसने वहाँ पे यहाँ पे देखिए एक्सपेंस आउट किया हुआ है 40 मिलियन, ये इसमें से आप लेस करो बिकॉज लॉस तो हमने लेना नहीं है। उसके अलावा इम्पेयरमेंट 24 की इसने लेस की हुई है, वो भी आप यहाँ से उड़ा दो इम्पेयरमेंट की। तो ये सारी नॉन कैश आइटम जो है वो हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है। उसके बाद देखें, अब आप चलें अपने प्री पेमेंट्स के ऊपर और अदर लाइबिलिटीज़ के ऊपर। अगर प्री पेमेंट्स की बात करें, प्री पेमेंट था कि हमने पहले एडवांस पे किया हुआ था। ओपनिंग था हमारा 268, प्रीपेड एक्सपेंसेस से क्लोजिंग हो गई हमारे 184। इसका मतलब हमने एक्सपेंसेस कम पे किए। तो जितने से हमारे एक्सपेंसेस कम हुए हैं वो हम यहाँ से लेस कर देंगे। ये कितना बनता है 268 हमारे पास ओपनिंग प्रीपेड से, इसमें से लेस कर दें आप 184, ये बनता है 84 से हमारी प्री पेमेंट्स में कमी आई है। तो प्री पेमेंट्स में कमी आई है, इसका मतलब हमने एक्सपेंस अपने कम किए हैं। जितने से कम किए हैं वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे। डिक्रीज इन प्री पेमेंट बैलेंसेस 84 से लेस हो जाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे पेएबल्स के बैलेंसेस के ऊपर, जो हमारे पास एक्रूड लाइबिलिटीज़ आ रही है, मतलब अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्रूड लाइबिलिटी हमारे पास ओपनिंग 180 थी, क्लोजिंग हमारे पास 310 है। अब 180 हमारे पास ओपनिंग थी, क्लोजिंग है हमारे पास 310। इसका मतलब 130 की हमने मज़ीद अपने ऊपर लाइबिलिटी चढ़ा ली है। 130 की लाइबिलिटी चढ़ाने का मतलब ये है कि हमने तो खर्चे क्लेम कर लिए हैं, खर्चे कर दिए हैं, बट पेमेंट हमने नहीं की हुई। तो ये जो इंक्रीज इन एक्रूड लाइबिलिटी होगी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर लेस करनी पड़ेगी, बिकॉज पेमेंट तो हुई नहीं है बट खर्चा हमने बढ़ा दिया। तो हमने जो एक्चुअल कैश फ्लो लेना है वो कितना होता है, तो 6185 जमा 2302, ये हो गया 48487, और इसमें से हमने फिर लेस करना है 750, फिर 40, फिर 24, फिर 84, फिर 130, फिर गालिबन बनेगा 7459। 7459 जो है ना वो हमारी एक्चुअल कैश की मूवमेंट है। एक्चुअल जो हमारी कैश की पेमेंट है वो है हमारी 7459। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 7459 को। आप इसको सम करेंगे तो देख लेंगे हमारा ये जो कैश फ्लो है वो हमारा बैलेंस होता है या नहीं होता। तो ये चीज़ें थी हमारी, इसके साथ हमने इस तरह से लेके चलनी थी। तो अगर आप इसको देखना चाहें हमारा नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है तो हम देख सकते हैं 29,710, ये भी पेमेंट है, ये भी पेमेंट है। 29,710 लेस 18,018, ये लेस 7459, 4233 जो है हमारा वो है हमारी नेट कैश
जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 4233। इसमें से लेस करो 1185 और 940, 2108 आता है ये 2108। तो आप फिर सम कर लें 2108 फिर ये 2408 और ये करेंगे 11, तो गालिबन आपका 286 के बराबर ये जवाब आ रहा होगा। तो ये हमारा सवाल था डायरेक्ट मेथड का। 19 मार्क्स का क्वेश्चन था, ऑटम 19 की क्वेश्चन का, 19 की अटेम्प्ट का ऑटम।